हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रन फॉर एमपीपीएससी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। इसकी पिछली कक्षाओं में हमने संविधान निर्माण से पूर्व के सभी एक्ट के बारे में तथा हमने संविधान सभा और संविधान निर्माण के बारे में देखा था। अब हम इस सेगमेंट में पढ़ेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना। तो चलिए देखते हैं संविधान की उद्देशिका। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। मतलब संविधान नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1947 को, उसी को संविधान की उद्देशिका के रूप में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित कर उद्देश्य का निम्न प्रकार है। मतलब संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा कुछ शब्द संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए, जिसके साथ अब की उद्देशिका इस प्रकार से है। चलिए हम देखते हैं इसे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। छात्रों, अभी हमने पढ़ा संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना की मुख्य बातों पर अब हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या प्रमुख बातें थीं। तो इसका पहला पॉइंट है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अर्थात संविधान के अंदर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्रमुख भाग हैं, उन सभी को जो है प्रस्तावना में समाहित किया गया है। दूसरा है, इसमें प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना गया है। मतलब संविधान आरंभिक अंक होते हुए भी संविधान की जो प्रस्तावना है संविधान का आरंभिक अंक है, परंतु उसे उसका भाग नहीं माना जाता है। तीसरा पॉइंट इसको पढ़ते हैं, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। चौथा है, प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है। पांचवा इसमें हम पॉइंट पढ़ते हैं, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, बेरूवाड़ी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। तीसरा इसका अगला पॉइंट है, बेरूवाड़ीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। जब यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में यह निर्णय किया गया प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है, तभी तो इसमें 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी ने संशोधन किया और इसमें कुछ शब्द जोड़े, 3 शब्द।
अगला पॉइंट इसमें हम पढ़ते हैं, केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। अगला पॉइंट है, संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार और मजबूतीकरण होता है। अगला पॉइंट इसमें है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। मतलब मूल प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं थे, परंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। मतलब भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सर्वाधिक बड़ा संविधान है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते। तो लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। मतलब लिखित संविधान की अवधारणा हमारे संविधान में कहाँ से शामिल की गई, तो वो फ्रांस से शामिल की गई थी। चलिए आगे पॉइंट देते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। अगला पॉइंट है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। अगला पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब हमने 1935 के अधिनियम से कुछ अनुच्छेद तो हूबहू सीधे अपने संविधान में लिख लिए हैं, कुछ में संशोधन के बाद हमने उनको अपना लिया है। अगला पॉइंट हम इसमें देखते हैं, भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग नहीं कभी भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। अर्थात भारत संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। मतलब जो संघीय शासन है उसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में जो बताया गया है भारत को एक राज्यों का संघ घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अब। तो हम इसका चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। मतलब भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें विदेशों के संविधान से ली गई हैं। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान की सहायता ली गई है। पहला इसमें क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या अपने संविधान में लिया है। तो मौलिक अधिकार हमने अपने संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सभी चीज़ें हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपने संविधान में अडॉप्ट की है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है अपने संविधान में। तो संसदात्मक शासन प्रणाली, दूसरा है एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया। मतलब विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, नागरिकता क्या होगी और संसदात्मक शासन प्रणाली किस प्रकार की होगी, हमने ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया है। तीसरा हम देखते हैं इसमें आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या कर लिया, नीति निर्देशक सिद्धांत। दूसरा लिया है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। तीसरा लिया है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन करना। अगला हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चौथा है ऑस्ट्रेलिया देश। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या कर लिया, प्रस्तावना की भाषा ली है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। केंद्र सरकार एवं राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार। पांचवा है जर्मनी से हमने आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां प्रदान की हैं। छठवां हमने अपने संविधान में कनाडा से क्या क्या लिया है, संघात्मक विशेषताएं ली हैं, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ये सभी हमने कनाडा के संविधान से अडॉप्ट किया।
अब अगला 7वां पॉइंट देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। तो संविधान संशोधन किस प्रकार किया जाएगा, ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। अगला हमने लिया है रूस के संविधान से। तो रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान प्राप्त किया। 9वां है जापान। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में अपने संविधान में एडॉप्ट किया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने जापान के संविधान से प्राप्त किया। अगला नोट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। भारत का संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि 1935 के अधिनियम में से या तो शब्दशः लिए गए हैं या फिर उनमें कुछ थोड़ा परिवर्तन के साथ उनको अपने संविधान में शामिल कर लिया गया है। अगला हम यहाँ पे देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई। चलिए अब इनके बारे में विस्तृत रूप से हम पढ़ते हैं। तो प्रथम अनुसूची क्या है, प्रथम अनुसूची है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य और संघ शासित क्षेत्र 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है वर्तमान स्थिति में। इसमें नोट देखते हैं कि संविधान के 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। द्वितीय अनुसूची में देखते हैं क्या क्या वर्णन किया गया है। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में आदि का उल्लेख किया गया है इसमें। अब तृतीय अनुसूची में हमने क्या क्या वर्णित किया है वो हम देखते हैं। तो तृतीय अनुसूची में हम देखते हैं, तृतीय अनुसूची में इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ के बारे में उल्लेख किया गया। मतलब मंत्री, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसकी शपथ ग्रहण करेंगे, शपथ ग्रहण करते समय क्या शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बारे में वर्णन किया गया तृतीय अनुसूची में। चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है, इनमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। मतलब इसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण है। मतलब किस राज्य से कितने राज्यसभा के प्रतिनिधि होंगे उसके बारे में वर्णन चौथी संविधान की चौथी अनुसूची में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या वर्णन है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। चलिए देखते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो इसको विशेष रूप से याद रखें कि छठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 4 राज्य हैं इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में वर्णन किया गया। सातवीं अनुसूची क्या है, सातवीं अनुसूची इसमें केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में दिया गया तथा इसमें इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मतलब इस 7वीं अनुसूची में हमने केंद्र और राज्यों के कार्यों को बांट दिया कि संघ की सूची में संघ के लिए कौन कौन से कार्य होंगे, राज्य सूची में राज्य के लिए कौन कौन से कार्य, समवर्ती सूची में समवर्ती सूची के लिए कौन कौन से कार्य होंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले संघ सूची के बारे में। संघ सूची में क्या क्या विषय हैं, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। संघ सूची में कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। अब हम देखते हैं राज्य सूची के विषय। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्र हित में से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं।
राज्य सूची में शामिल कुछ विषय शांति व्यवस्था और पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग आदि। तीसरी इसमें है समवर्ती सूची। तो इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में कुछ प्रमुख विषय निम्नलिखित हैं। इनमें कौन सा है? दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। चलिए आगे अगला हम इसमें देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, मतलब 8वीं अनुसूची में सबसे पहले 14 भाषाएं थी, फिर समय समय पर इसमें और भाषाएं जोड़ी गई। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1967 में 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया। 1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 2003 के 92वां संविधान संशोधन जो था, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। अगला देखते हैं इसमें 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा कौन सी सूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम हैं। नोट पढ़ लेते हैं इसमें। अब तक यह मानता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, परंतु 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची के सम्मिलित किसी भी विषय पर कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, और उच्चतम न्यायालय में इस कानूनों की समीक्षा कर सकता है। उच्चतम न्यायालय जो है, अब उसे 11 जनवरी 2007 के बाद से यह शक्ति दे दी गई है कि वह यदि इन विषय में जो संपत्ति संबंधी विषय हैं उन पर कोई कानून बनता है और यदि उस कानून द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो इसका समीक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा सकती है। इसमें 10वीं अनुसूची देखते हैं। 10वीं अनुसूची यह संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दल बदल संबंधित कानून 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची देखते हैं। 11वीं अनुसूची में यह अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषयों प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए, मतलब ग्राम पंचायत, पंचायती राज और यहाँ पे नगर पालिका, नगर निगम के बारे में 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में वर्णन है। अब अगला पॉइंट यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम कि देशी रियासतों का भारत में विलय किस प्रकार से किया गया था। तो रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। रियासती मंत्रालय बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों को संगठित किया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ रियासत को जो था तो जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस की कार्यवाही के माध्यम से, ऑपरेशन पोलो के नाम से हैदराबाद में एक अभियान चलाया गया, जिसके द्वारा हैदराबाद रियासत को सम्मिलित किया गया भारत गणराज्य में। और फिर तीसरा है इसमें जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा
भारत में मिलाया गया था। जब पाकिस्तानी कबीलाई लोगों ने जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया तो वहाँ के राजा ने बिला पत्र पर हस्ताक्षर करके, वहाँ के राजा हरी सिंह थे जिन्होंने बिला पत्र पर हस्ताक्षर किया और उन्होंने भारत में अपने राज्य का विलय स्वीकार किया। अब इसमें अगला नोट देख लेते हैं। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मतलब देशी रियासतें जो थी उन सभी को अपने भारत में मिलाने के लिए सबसे ज़्यादा जो कार्य किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने किया था। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट पर बताएं और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।